दोस्तों तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इम्पैक्ट शिक्षा पर। तो हम लोग एनसीईआरटी बुक को पढ़ रहे थे। ठीक है, हम लोग एनसीईआरटी बुक को पढ़ रहे थे, क्लास 7th को पढ़ रहे थे, सोशल साइंस को। ठीक है, लड़के और लड़कियों के रूप में हम लोग बड़ा भी हो चुके थे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे। ठीक, आज हम लोग ये चैप्टर को फिनिश कर दिए थे कि लड़के और लड़कियों के रूप में क्या क्या समानता और समानता का भेदभाव देखने को मिलता है हमारे समाज में, और इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे औरतों ने कैसे दुनिया को बदल दी। ठीक है, महिला ने कैसे दुनिया को क्या किया, चेंज कर दिया, औरत ने बदली दुनिया। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो कह रहा है कि पिछले अध्याय में हमने देखा कि किस तरह महिलाओं द्वारा किया जाने वाला घर का काम ही नहीं माना जाता है। हमने यह भी पढ़ा कि घरेलू काम और परिवार के सदस्यों की देखभाल करना पूरे समय का काम है और इस कार्य को प्रारंभ और समाप्त करने का कोई निश्चित समय नहीं होता। घर में हमारी मम्मी जो काम करती है, ठीक है, उसका कोई टाइम पीरियड नहीं है कि इतना बजे लंच होगा और इतना बजे छुट्टी हो जाएगा। वो उनके आँख खुलने से लेकर आँख बंद होने तक यह काम चलते रहता है। इस अध्याय में हम घर के बाहर के कामों को देखेंगे और समझेंगे कि कैसे कुछ व्यवसाय महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों के लिए अधिक उपयुक्त समझे जाते हैं। हम यह भी ज्ञात करेंगे कि समानता प्राप्त करने के लिए स्त्रियों ने कैसे संघर्ष किया। पहले से भी और आज भी शिक्षा प्राप्त करना एक ऐसा तरीका है जिसमें महिलाओं के लिए नए अवसर निर्मित किए जा सकते हैं। साथ ही इस अध्याय में हम हाल के वर्षों में महिला आंदोलन द्वारा भेदभाव को चुनौती देने के लिए किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रयत्नों के बारे में संक्षेप में पढ़ेंगे। मतलब क्या रहा है कि पिछले अध्याय में हम लोग पढ़े थे कि घर के काम को, महिलाओं के घर के काम को क्या होता है, उसको संज्ञान में नहीं लिया जाता है, उनके काम को काम वाले महत्व से नहीं देखा जाता, क्योंकि उस काम के बदले उनको पैसे नहीं मिलते हैं। वही काम अगर महिलाएं बाहर जाकर करती है तो उसको काम बोला जाता है। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। क्लियर है? देखिए, कह रहे हैं कि भारत में 83.6% महिलाएं खेतों में काम करती है। 100 में से करीब 84 महिला जो है कहाँ काम करती है, भारत में खेतों में काम करती है। उनके काम में पौधे रोपना, क्या क्या काम करती है, पौधे को रोपती है, खरपतवार निकालती है, फसल काटती है, कुटाई करती है। फिर भी हम किसान के बारे में सोचते हैं तो हम पुरुष के बारे में सोचते हैं। जब भी हम बात बोलेंगे किसान, ठीक, तो किसान के बारे में बात बोलेंगे तो हम लोगों की मानसिकता क्या है, वो पुरुषों पर जाकर टिक जाती है। किसान मतलब कौन हो जाता है हमारे लिए, पुरुष हो जाता है। ठीक है, यह ह्यूमन टेंडेंसी बन गया है। काम, अवसर और कठोर अपेक्षाएं। रोजी मैडम की कक्षा के अधिकांश बच्चों ने नर्स के लिए महिलाओं के और पायलट के रूप में पुरुषों का चित्र बनाया। ठीक है, रोजी मैडम है, इसने अपने कक्षा में बच्चों को बोला कि बेटा नर्स का नाम लिखो। ठीक है, तो उसने क्या किया, 5 गो महिला का नाम लिख दिया। अब फिर बोला पायलट का नाम लिखो, तो क्या हुआ, 5 गो पुरुष का नाम लिखा। मतलब इस बच्चे के मन में क्या ऐसी मानसिकता है कि नर्स वो पुरुष नहीं हो सकता। ठीक है, नर्स क्या हो सकता, पुरुष नहीं हो सकता। अब पायलट क्या है, पायलट वो महिला नहीं हो सकती। ये क्या है, ये परसेप्शन बना हुआ है हमारे दिमाग में। ठीक है, ऐसा उन्होंने इस कारण किया कि उन्हें लगता है कि घर के बाहर भी महिलाएं कुछ खास तरह के काम ही अच्छी तरह कर सकती है। उदाहरण के लिए बहुत से लोग मानते हैं कि महिलाएं अच्छी नर्स हो सकती है। ठीक, बहुत को ऐसा क्या लगता है कि नर्स मतलब महिला, तो महिला जो है ना वो क्या अच्छी नर्स हो सकती है, महिलाएं, पुरुष नहीं हो सकता है। पुरुष इधर उधर सुइया लगा देगा, इंजेक्शन। ठीक है, क्या कह रहा है कि क्योंकि महिला जो है क्योंकि महिला जो है अधिक सहनशील होती है। अभी भी ऐसा होता है, भगवान जाने। और क्या होती है, विनम्र होती है। वाह, इसे परिवार में स्त्रियों की भूमिका के साथ मिलाकर देखा जाता है। इसी प्रकार से माना जाता है कि विज्ञान के तकनीकी दिमाग की ज़रूरत होती है और लड़कियां और महिलाएं तकनीकी कार्य करने में सक्षम नहीं होती है। यह क्या है, यह मानसिकता है। इसमें दूर दूर तक कोई सच्चाई नहीं है। बहुत से पुरुष भी अच्छे नर्स होते हैं और बहुत सी महिलाएं भी क्या होती है, वैज्ञानिक, मतलब उनका डेवलप होता है दिमाग, वो तरह तरह पुरुष से भी बढ़िया सोचती है। अनेक लोग इसको क्या बोलते हैं, रूढ़िवादी बोलते हैं। ठीक, रूढ़िवादी वो होता है जो आपके परबाबा, दादा, पिताजी, आप और आपके बच्चे करते चले जा रहे हैं। ठीक, कोई चेंजिंग नहीं। अनेक लोग इस प्रकार की रूढ़िवादी धारणाओं में विश्वास करते हैं। इसीलिए बहुत सी लड़कियों को डॉक्टर व इंजीनियर बनने के लिए, अध्ययन करने की, प्रशिक्षण लेने के लिए सहयोग नहीं मिल पाता। ठीक है, उनको ये सहयोग नहीं मिल पाता है कि वह डॉक्टर और इंजीनियर बने।
जो लड़कों को मिलता है, और वह किसको मिल जाता है? वो लड़कों को मिल जाता है। अधिकांश परिवार में स्कूली शिक्षा पूरी हो जाने के बाद लड़कियों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि वे क्या कर ले, शादी को अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य मान ले। ठीक, जब कुछ नहीं किया जाता है तो क्या, देखिए लड़के और लड़कियों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्या है कि जब लड़कियां कुछ नहीं करेगी तो वो क्या कर लेगी? शादी कर लेगी। और लड़के जब कुछ नहीं करेंगे तो लड़के का शादी भी नहीं हो पाएगा। ठीक, ये सच्चाई है। ठीक, जॉब वाली लड़की किसी अमीर लड़के से ही शादी करेगी, वो किसी गरीब पुरुष से शादी नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई गरीब पुरुष है तो वह जॉब वाला पुरुष है तो वो गरीब से शादी कर लेगा। मतलब गरीब इन द सेंस कि वह पढ़ी लिखी नहीं है, स्वभाव में अच्छी है, या और वगैरह वगैरह, जो आप समझ सकते हैं। ठीक है, हम लोगों का उस चीज़ों से बहस नहीं है, हम लोग डिफरेंस देखते जाएंगे। यह समझना आवश्यक है कि हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ सभी बच्चों को अपने चारों ओर की दुनिया के दबाव का सामना करना पड़ता है। कभी यह दबाव बड़ों की अपेक्षाओं के रूप में होता है, तो कभी यह हमारे अपने ही मित्रों के गलत तरीके से चिढ़ाने के कारण पैदा हो जाता है। लड़कों पर ऐसा लड़कों पर भी होता है। नौकरी प्राप्त करने के लिए दबाव होता है जिसमें उन्हें अधिक वेतन मिले। यदि वे दूसरे लड़कों की तरह व्यवहार नहीं करते हैं तो उन्हें चिढ़ाया जाता है और धौंस दी जाती है। आपको याद होगा कि कक्षा 6 की पुस्तक में आपने पढ़ा कि लड़कों को बचपन से ही दूसरों के सामने रोने पर चिढ़ाया जाता है। जैसे ही कोई बच्चा को चोट लगता है, कोई लड़का है उसको चोट लग गया और रोने लगा, तो उसको क्या बोलेगा? लड़का लड़की की तरह काहे रोता है? मतलब यह परसेप्शन बना हुआ है कि रोने का काम किसका है? लड़कियों का काम है। मर्द को दर्द नहीं होता, सबसे ज़्यादा दर्द उसी को होता है। समझे? ये क्या मानसिकता बैठी हुई है दिमाग में? एक कहानी दिया हुआ है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि है ना कि लड़की नर्स मतलब लड़की और पायलट मतलब पुरुष, उसी के बारे में बात होगा अभी। देखिए, इस महिला के बारे में बात होगा। कौन है यह महिला? श्रीमती जी के बारे में। देखिए, रेल का इंजन आदमी चलाते हैं। रेल का इंजन कौन चलाता है? आदमी। यह दिमाग में बैठा हुआ है। पर झारखंड के गरीब आदिवासी परिवार की 27 वर्षीय महिला लक्ष्मी लाकरा, क्या नाम है इनका? ये 27 ईयर्स ओल्ड है और इनका नाम है लक्ष्मी लाकरा, ने इस धारा का रुख बदल दिया। यह कहाँ की है? झारखंड की है। ठीक है, यह हमारे पड़ोसी राज्य झारखंड की है। उत्तरी रेलवे की वह पहली महिला इंजन चालक है। ठीक, उत्तरी रेलवे की पहली महिला इंजन चालक कौन है? लक्ष्मी लाकरा। लक्ष्मी के माता पिता पढ़े लिखे नहीं थे। इनके माँ पिताजी जो क्या है वो पढ़े लिखे नहीं थे, पर उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत संघर्ष किया। ठीक, लक्ष्मी की शिक्षा एक सरकारी स्कूल में हुई। ये कहाँ शिक्षा हुई? सरकारी स्कूल में। स्कूल में पढ़ने के साथ साथ लक्ष्मी घर के कामों, अन्य जिम्मेदारियों में हाथ बटाती थी। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ती ही थी, ये काम भी करती थी घर का। उसने मन लगाकर और मेहनत से पढ़ाई की। ठीक, पढ़ाई कर ली और स्कूल पूरा करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा अर्जित किया। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा अर्जित कर दिया, बीटेक। वह रेलवे बोर्ड की परीक्षा में बैठी और वह पहले ही कोशिश में क्या हो गई? पास हो गई। ठीक, लक्ष्मी जी क्या हो गई? पास हो गई अपने नाम के अनुरूप। फिर क्या कहता है? लक्ष्मी कहती है, क्या कहती है? कि मुझे चुनौतियों से खेलना क्या है? पसंद है। और जैसे ही कोई यह कहता है कि फला काम लड़कियों के लिए नहीं है, मैं उसे कर कर दिखाती हूँ। ठीक, अच्छी बात है। एक बात ये भी मानना पड़ेगा आपको कि सक्सेसफुल आदमी अगर आपको उठा के मट्टी भी दे देगा तो आपको लगेगा ताबीज़ बना लूँ। ठीक है, वही बात है। लक्ष्मी के जीवन में ऐसा करने के अनेक अवसर आए। जब वह इलेक्ट्रॉनिक्स करना चाहती थी, जब उसने पॉलिटेक्निक में मोटरसाइकिल चलाई और जब उसने यह तय किया कि वह इंजन ड्राइवर बनेगी। ठीक, अच्छी बात है। दृढ़ संकल्प होना अच्छी बात है। उसका दृष्टिकोण सीधा साधा है। जब तक मुझे मज़ा आ रहा है और मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही हूं और मैं अच्छे से रह पा रही हूं और अपने माता पिता की मदद कर पा रही हूं, तो मैं अपने तरीके से क्यों ना जीऊँ। ठीक है, समझ गए? ये कहानी थी लक्ष्मी जी की। चलिए, परीक्षा के लिए सीखना। स्कूल जाना आपके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्कूल जाना आपके जीवन का मतलब आपका नहीं, बच्चों का। जैसे जैसे स्कूल में हर साल अधिकाधिक संख्या में बच्चे प्रवेश ले रहे हैं, हम सोचने लगे कि सब बच्चों के लिए स्कूल जाना एक साधारण बात है। ठीक है, क्या सोचने लगे? कि स्कूल जाना एक साधारण बात हो गया सब बच्चे के लिए। आज हमारे लिए यह कल्पना करना भी कठिन है कि कुछ बच्चों के लिए स्कूल जाना और पढ़ना पहुंच के बाहर है। यह बिल्कुल कल्पना से बाहर है कि फलना बच्चा जो है नहीं जा पा रहा है, उसके पहुंच से बाहर है। अब तो सरकार फ्री में सब कुछ दे रही है, तो जाना आम बात है।
यह अनुचित बात मानी जा सकती है, परंतु अतीत में लिखना और पढ़ना कुछ लोग ही जानते थे। ठीक है, उस समय गरीबी था तो पढ़ाई लिखाई सबके बस की बात नहीं था। अधिकांश बच्चे वही काम सीखते थे जो उनके परिवार में होता था या उनके बुजुर्ग करते थे। जैसे कि फेरी वाला का बेटा फेरी करने लगता था, कपड़ा बेचने वाला का बेटा कपड़ा बेचने लगता था, सुइया देने का सुइया जो देता था उसका बेटा भी सीख जाता था सुइया देने लगता था। तो जो काम उसके पिताजी करते थे वही काम वो खुद सीख जाते थे देखते देखते। लड़कियों की स्थिति और भी खराब थी। ये तो पुरुष का बात हो गया, लड़की का तो और दयनीय स्थिति था। उनके उन समाजों में जहाँ लड़के को पढ़ना लिखना सिखाया जाता था, लड़कियों को अक्षर तक सीखने की क्या थी, अनुमति नहीं थी। यहाँ तक कि उन परिवारों में भी जहाँ कुम्हारी बुनकरी, वस्त्र बुनने वाला को बुनकरी बोलते हैं, और हस्तकला सिखाई जाती थी, यह धारणा थी कि लड़कियां और औरतों का काम क्या है, केवल सहायता करने तक ही सीमित है। मतलब औरत और लड़की का काम क्या है, वह केवल सहयोग देगी, हेल्प करेगी। उदाहरण के लिए क्या हेल्प करेगी, कुम्हार के व्यवसाय में स्त्रियां क्या करेगी, मिट्टी ढोएगी, एकत्र करती है और बर्तन बनाने के लिए उसे तैयार करती है। चूँकि वे वह चाक नहीं चलाती, इसीलिए उन्हें कुम्हार नहीं माना जाता है। एक्चुअल में देखिए, चाक चलाने वाले से ज़्यादा काम, मेहनती काम कौन कर रही है, वह स्त्री कर रही है, जो मिट्टी ला रही है, उसके बाद बर्तन को पका रही है। और लेकिन जब कुम्हार का बात आएगा तो दिमाग में आपका क्या आएगा, कोई पुरुष वर्ग ही आएगा दिमाग में। आपका क्या, सभी का आता है। ठीक है, उसी के बारे में बात हो रहा है। 19वीं शताब्दी में लगभग 200 वर्ष पूर्व शिक्षा के बारे में कई नए विचार ने क्या किया, जन्म लिया। विद्यालय अधिक प्रचलन में आ गए और वे समाज जिन्होंने स्वयं कभी पढ़ना लिखना नहीं सीखा था, अपने बच्चे को स्कूल भेजने लगे। ठीक, अब क्या हो गया, सब बच्चा जो पढ़ा लिखा नहीं भी था वो अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगा। तब भी लड़कियों की शिक्षा को लेकर बहुत विरोध हुआ। लड़की की शिक्षा को लेकर क्या हुआ, विरोध हुआ। देखिए, सोसाइटी में कोई भी चेंजिंग आएगा तो उसका विरोध होगा ही। ठीक है, चाहे सती प्रथा जब बंद किए गए राजा राम मोहन राय, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के सहयोग से, तो उस समय भी बहुत वर्ग को क्या लगता था, नहीं यह एकदम जरूरी है, होना ही चाहिए। कुछ लोग इसका सपोर्ट भी किए थे, कुछ लोग इसका विरोध भी किए थे। जैसे मान लीजिए आपका रूम है, ठीक है, जिसमें आप पढ़ाई लिखाई करते हैं, उसमें बल्ब एक दिशा में लगा हुआ है। आप कभी करके देखिएगा, उस बल्ब को आप खोलकर दूसरी दिशा में लगा दीजिए, तो जिस दिन लगाइएगा उस दिन आपको अजीब सा फील होगा। मतलब चेंजिंग जो है ना, वो थोड़ा कष्टदायक होता ही है। फिर आपको धीरे धीरे आप क्या हो जाइएगा, यूज टू हो जाइएगा। इसके बावजूद बहुत सी स्त्रियों और पुरुषों ने बालिकाओं के लिए स्कूल खोलने के प्रयत्न किए। स्त्रियों ने पढ़ना लिखना सीखने के लिए क्या किया, संघर्ष किया। आइए हम रामसुंदरी देवी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, अब रामसुंदरी देवी कौन है भाई, देखते हैं रामसुंदरी देवी कौन है। ठीक, किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, रामसुंदरी देवी। आइए हम रामसुंदरी देवी के बारे में अनुभव करते हैं, पढ़ते हैं। जो 200 वर्ष पूर्व पश्चिम बंगाल में पैदा हुई थी। ठीक, ये 200 वर्ष पूर्व की बात है। 60 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बंगला भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी। ठीक है, 60 वर्ष में। ठीक है, हमारी दादी तो उठ भी नहीं पाएगी। उनकी पुस्तक, क्या नाम था उनकी पुस्तक का नाम, अमार जीवन। ठीक, बंगला है इसीलिए इस तरह का नाम है, अमार जीवन। ठीक है, क्या नाम है, अमार जीवन। किसी भारतीय महिला द्वारा लिखी गई पहली आत्मकथा है। देखिए कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाएगा तो हाथ पाँव फूल जाएगा आदमी का, बाप रे बाप, आउट ऑफ सिलेबस आ गया क्वेश्चन। लेकिन ये कहाँ से है, बुक से दिया हुआ है। ठीक है, अमार जीवन, अमार जीवन जो है किसी महिला द्वारा लिखी गई पहली आत्मकथा है। और किसका है, राम सुंदरी देवी का। किसका है, राम सुंदरी देवी का, राम सुंदरी देवी का। ठीक है, अमार जीवन, समझ गए, यहाँ तक क्लियर है। राम सुंदरी देवी एक क्या थी, धनवान जमींदार महिला की क्या थी, गृहिणी थी, घर के काम करने वाली थी। उस समय लोगों का विश्वास था कि लड़की जो है लिखती पढ़ती है तो वह पति के लिए क्या हो जाएगी, दुर्भाग्य हो जाएगी। देखिए पुरुष वर्ग हावी है यहाँ पे, दुर्भाग्य हो जाएगी और विधवा हो जाती है। क्या हो जाती है, विधवा भी हो जाएगी। ठीक, मतलब उनके हस्बैंड का क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा, ऐसा भगवान जाने। इसके बावजूद उन्होंने अपनी शादी के बहुत समय बाद स्वयं ही छुप छुप कर क्या किया, लिखना पढ़ना सीखा। ठीक है, मैं मतलब कौन है, रामसुंदरी देवी। यह कहती है कि मैं अत्यंत सवेरे ही काम करना शुरू कर देती थी और उधर आधी रात को जाने के बाद भी काम में लगी रहती थी, बीच में भी विश्राम नहीं होता था। उस समय मैं केवल 14 वर्ष की थी। उस समय कम आयु में ही विवाह हो जाता था। मेरे मन में एक अभिलाषा पनपने लगी, मैं पढ़ना सीखूंगी। ठीक है, देखिए कोई भी काम करने से पहले जिज्ञासा आना चाहिए। ठीक, जिज्ञासा आ जाएगा तो आप 50% काम वहीं कर लिए। और एक धार्मिक पांडुलिपि पढ़ूंगी। ठीक, मैं अभागी थी। उन दिनों स्त्रियों को नहीं पढ़ाया जाता था।
बाद में ये अपने आप को कोस रही है, बाद में स्वयं ही अपने विचारों का विरोध करने लगी। फिर क्या हुआ, ये अपने आप बात का क्या करने लगी, विरोध करने लगी। मुझे क्या हो गया है, स्त्रियाँ पढ़ती नहीं हैं, फिर मैं कैसे पढ़ूंगी। फिर मुझे एक स्वप्न आया, मैं चैतन्य भागवत, इनको एक स्वप्न आया। चैतन्य भागवत क्या थे, एक संत थे, इनका बारे में एक स्वप्न आएगा, सपना आएगा। क्या सपना आएगा, उनके जीवन के बारे में। बाद में दिन के समय जब मैं रसोई में बैठी हुई भोजन बना रही थी, मैंने अपने पति को सबसे बड़े बेटे से कहते सुना, विपिन क्या थे, उनका सबसे बड़ा पुत्र था, मैंने अपनी चैतन्य भागवत यहाँ छोड़ी है, जब मैं इसे मंगाऊंगा तुम इसे अंदर ले आना। ठीक है, अपने बेटे को कहते हैं कि विपिन जो है, विपिन देखो बेटा, मैं चैतन्य भागवत यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ पुस्तक, जब मैं इसको मांगूंगा तुम इसको क्या करना, अंदर लेते आना। वे पुस्तक वहीं छोड़कर क्या हुए, चले गए। जब पुस्तक अंदर रख दी गई, मैंने चुपके से उसका एक पन्ना निकाल लिया और सावधानी से उसे छुपा दिया। एक पन्ना बीच से निकाल लिया और उसको क्या किया, छुपा दिया। उसे छुपाना भी एक क्या था, बड़ा काम था, क्योंकि किसी को भी वह मेरे हाथ में नहीं दिखना चाहिए था। ठीक है, मेरा सबसे बड़ा बेटा उस समय ताड़ के पत्तों पर लिखकर अक्षर बनाने का अभ्यास कर रहा था। उस समय ताड़ पर लोग लिखते थे। उसमें से भी मैंने एक छिपा लिया, पत्ता भी छिपा लिया, पुस्तक का एक पन्ना भी छिपा लिया, लिखने के लिए पत्ता भी छिपा लिया। जब मौका मिलता मैं जाती और उस पन्ने के अक्षरों का मिलान अपने याद किए गए अक्षरों से करती। मैंने उन शब्दों का भी मिलान करने की कोशिश की जो मैं दिन भर में सुनती रहती थी। अत्यधिक जतन मतलब कोशिश, और कोशिश से पेशेंस, और कोशिश से क्या किया, लंबे समय बाद मैं पढ़ना लिखना सीख गई। यह होता है क्षमता। यह जिसके अंदर आ गया वो क्या हो जाएगा, बुद्ध बन जाएगा। राम सुंदरी देवी के अक्षर ज्ञान ने उन्हें चैतन्य भागवत पढ़ने का अवसर दिया। स्वयं अपने लेखन से उन्होंने संसार को उस समय की स्त्रियों के जीवन के बारे में जानने का एक अवसर दिया। राम सुंदरी देवी ने अपने दैनंदिन जीवन के अनुभवों को, मतलब दिन प्रतिदिन वाले जीवन को, अनुभव को क्या किया, विस्तार से लिखा। ऐसा भी दिन होते थे जब उन्हें दिन भर में क्षण भर का भी विश्राम नहीं मिलता था, इतना समय भी नहीं कि वो जरा बैठकर कुछ खा पी ले, मतलब इतना काम करती थी। अमूमन महिलाएं काम ही करती रह जाती, जिसके लिए वो खाना बनाती है सभी खा लेते हैं, उसके अलावा यह होता है। ठीक है, चलिए इसको पढ़ने से पहले हम लोग वर्तमान समय में शिक्षा और विद्यालय पढ़ने से पहले रामसुंदरी देवी के बारे में ऊपर कुछ दिया गया है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए ये रमाबाई के बारे में है। ठीक है, रमाबाई के बारे में थोड़ा सा देखते हैं क्या है। रमाबाई जिनका जन्म 1858 में हुआ था, 1922 में इनकी डेथ हो गई। अपनी बेटी के साथ महिला शिक्षा की ये योद्धा स्वयं कभी स्कूल नहीं गई। ठीक, रमाबाई स्कूल नहीं गई, पर अपने माता पिता से उन्होंने पढ़ना लिखना सीख लिया, अपने माँ पापा से ही सीख लिया। उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई। पंडिता किसका उपनाम है, तो रमाबाई का। ठीक है, क्योंकि वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी, जो उस समय की औरतों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। ठीक है, पढ़ना ही बहुत बड़ी उपलब्धि थी, ये तो संस्कृत पढ़ ली। औरतों को तब यह ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने 1898 में पुणे के पास खेड़ गांव में एक मिशन स्थापित किया, जहां विधवा स्त्रियों और गरीब औरतं को पढ़ने लिखने तथा स्वतंत्र होने की शिक्षा दी जाती थी। उन्हें लकड़ी से चीज़ें बनाने, छापाखाना चलाने जैसी कुशलताएं भी सिखाई जाती थी। तो ये संगठन बनाकर क्या करती थी, प्रेरित करती थी, जहां विधवा स्त्रियों और गरीब औरतों को पढ़ने लिखने तथा स्वतंत्र होने की शिक्षा दी जाती थी। उन्हें लकड़ी से चीज़ें बनाना, छापाखाना चलाने जैसी कुशलताएं भी सिखाई जाती थी, जो वर्तमान में भी लड़कियों को कम ही सिखाई जाती है। ऊपर बाएं हाथ की तरफ छपी तस्वीर में उनका छापाखाना दिख रहा है। रमाबाई का मिशन आज भी क्या है, सक्रिय है, मतलब क्या है, एक्टिव है, यह अभी भी चल रहा है। ठीक है, यह मिशन है इनका। जो उनकी बेटी है रमाबाई जी की, इनका उपनाम क्या था, पंडिता। याद रखिएगा, इनका उपनाम क्या था, पंडिता। कहाँ गया पंडिता जी, आइए 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 आइए, यहाँ है पंडिता। इनका उपनाम क्या था, पंडिता। क्लियर है, रमाबाई के बारे में हम लोग पढ़ लिए। इसमें एक और महिला के बारे में जिक्र हो रहा है। वो कौन है, रुकैया सखावत हुसैन और लेडीलैंड का उनका सपना। रुकैया सखावत हुसैन और लेडीलैंड के बारे में। रुकैया सखावत हुसैन एक धनी परिवार में पैदा हुई थी। ठीक है, रिच फैमिली में थी, जिसके पास क्या था, बहुत ज़मीन थी। यद्यपि उन्हें उर्दू पढ़ना और लिखना आता था, परंतु उन्हें बंगला और अंग्रेजी सीखने से रोका गया। इनको उर्दू पढ़ना आता था,
लेकिन इनको बांग्ला और अंग्रेजी सीखने से क्या किया गया, रोका गया। उस समय अंग्रेजी को ऐसी भाषा के रूप में देखा जाता था जो लड़कियों के सामने नए विचार रखती थी, जिन्हें लोग लड़कियों के लिए ठीक नहीं मानते थे। इसीलिए अंग्रेजी अधिकतर लड़कों को ही पढ़ाई जाती थी। रुकैया ने अपने बड़े भाई और बहन के सहयोग से बांग्ला और अंग्रेजी पढ़ना सीख लिया। इनको रोका गया लेकिन ये अपने भाई बहन से सीख ली। आगे जाकर वे एक क्या बनी, लेखिका बनी। 1905 में जब वे केवल 25 वर्ष की थी, अंग्रेजी भाषा के कौशल का अभ्यास करने के लिए उन्होंने एक उल्लेखनीय कहानी लिखी जिसका शीर्षक था सुल्ताना का स्वप्न। ठीक, सुल्ताना का स्वप्न रुकैया सखावत हुसैन की कितना एज में, इंग्लिश में 25 वर्ष की आयु में। कहानी में सुल्ताना नामक एक स्त्री की कल्पना की गई है जो लेडीलैंड नाम की एक जगह पहुंचती है। अच्छा, लेडीलैंड ये क्या है, एक जगह का नाम है। लेडीलैंड एक ऐसा स्थान था जहां पर स्त्रियों को पढ़ने, काम करने और आविष्कार करने की क्या थी, स्वतंत्रता थी। इस कहानी में महिलाएं बादलों से होने वाली वर्षा को रोकने के उपाय खोजती थी और हवाई कार्य चलाती। लेडीलैंड में पुरुषों की आक्रामक बंदूकें और युद्ध के अस्त्र शस्त्र स्त्रियों की बौद्धिक शक्ति से हरा दिया जाता था। ठीक है, मतलब स्त्री अपने बौद्धिक शक्ति से इस पुरुष का आक्रामक बंदूक और युद्ध को क्या करते थे, हरा देते थे। यह बात कहाँ का हो रहा है, लेडीलैंड का बात हो रहा है। और पुरुष एक अलग थलग स्थान में भेज दिए जाते थे। सुल्ताना लेडीलैंड ने अपनी बहन सराह के साथ यात्रा पर जाती है, तभी उसकी आँख खुल जाती है। उसे पता चलता है कि वह केवल स्वप्न थी। यह एक स्वप्न देखती है कि ऐसा 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 इमेजिनेशन करती है। ठीक है, जैसा कि आपने देखा, क्या देखा, जैसा कि आपने देखा रुकैया सखावत हुसैन उस समय स्त्रियों के हवाई जहाज और कारें चलाने का स्वप्न देख रही थी। आपके सपने में क्या आता है, जो दिन भर सोचिएगा वही आता है। जब लड़कियों को स्कूल तक जाने की क्या थी, अनुमति नहीं थी। इस तरह से शिक्षा में रुकैया का जीवन बदल दिया। रुकैया केवल स्वयं शिक्षित होकर संतुष्ट नहीं हुई, उनकी शिक्षा ने उन्हें स्वप्न देखने और लिखने की ही शक्ति नहीं दी, वरन उससे अधिक करने की शक्ति दी। 1910 में उन्होंने कोलकाता में लड़कियों के लिए स्कूल खोला जो आज भी क्या है, कार्य कर रहा है। ठीक, तो इससे क्या क्या कहानी आपको समझ में आया। ये रुकैया सखावत हुसैन 1880 में इनका जन्म हुआ, 1932 में इनका डेथ हो गया। उनको बांग्ला और उर्दू सीखने की इजाज़त थी, लेकिन बांग्ला और अंग्रेजी सीखने की इजाज़त नहीं थी, नहीं सीख पाई। तो यह कहाँ से सीख ली, अपने भाई बहन से सीख ली। और एक किताब भी लिखा सुल्ताना का स्वप्न। और स्वप्न में क्या देखती है कि लेडीलैंड एक जगह है, वहाँ पे क्या देखती है, जहाँ स्त्रियों को पढ़ने, काम करने, आविष्कार करने की क्या है, स्वतंत्रता है। ये सपना देखती है। वहाँ क्या देखती है कि महिलाएं जो बादल से होने वाली वर्षा को रोकने के क्या उपाय खोजती है, और कार चलाने का बात हो रहा है। और पुरुष को आक्रामक बंदूक और युद्धों से हरा देती है, अपने बुद्धि कौशल से क्या करती है, पुरुष को हरा देती है। ठीक है, यह क्या है, वह केवल स्वप्न में देख रही थी। ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट भी करती है। यहाँ तक पढ़ लिए हम लोग। चलिए वर्तमान समय में शिक्षा और विद्यालय। अब वर्तमान समय का बात हो रहा है। आज के युग में लड़के और लड़कियाँ विशाल संख्या में विद्यालय जा रहे हैं। ठीक है, बहुत अधिक मात्रा में जा रही है, सब कोई जा रहा है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि लड़के और लड़कियों की शिक्षा में क्या है, अंतर है। भारत में हर 10 वर्ष की जनगणना होती है, भारत में हर 10 वर्ष में जनगणना होती है, जिसमें पूरे देश की जनसंख्या की गणना की जाती है। इसमें भारत में रहने वाले के जीवन के बारे में बहुत विस्तृत जानकारी एकत्रित की जाती है, जैसे उनकी आयु, पढ़ाई, उनके द्वारा किए जाने वाले काम आदि। इस जानकारी का इस्तेमाल हम अनेक बातों के आकलन के लिए करते हैं, जैसे शिक्षित लोगों की संख्या तथा स्त्रियों और पुरुषों का अनुपात। 1961 की जनगणना के अनुसार सब लड़के और लड़कियां, पुरुष केवल 7 वर्ष एवं उससे अधिक आयु का 40% में शिक्षित था, अर्थात कम से कम अपना नाम लिख सकते थे। शिक्षित मतलब जो अपना नाम लिख सकते थे कम से कम। क्लियर है। उसके बाद ये बात हो रहा है लड़कियों तथा स्त्रियों का केवल 15% भाग शिक्षित था। 2011 की जनगणना के अनुसार लड़के और पुरुषों की संख्या बढ़कर कितना हो गई, 82 हो गई। शिक्षित लड़कियां तथा स्त्रियों की संख्या भी 65% आ गई। इसका आशय यह हुआ कि पुरुषों और स्त्रियों दोनों के बीच एक ऐसे लोगों का अनुपात बढ़ गया जो पढ़ लिख सकते हैं, उन्हें जिन्हें कुछ हद तक शिक्षा मिल चुकी है। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं अब भी स्त्रियों की तुलना में पुरुषों का प्रतिशत अधिक है। इनके बीच अंतर अभी समाप्त नहीं हुआ है। यह तालिका दिया गया है। ठीक है, इसमें आप देख लीजिए और क्या हो रहा है। संभवतः अपने ऊपर दी गई तालिका में इस बात पर ध्यान दिया होगा कि सब लड़कियों की श्रेणी की तुलना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की लड़कियों की स्कूल छोड़ने की दर क्या है, सबसे अधिक है। रीज़न है कि गरीबी, रीज़न है
विद्यालय का दूर होना, रीज़न है कि कम आयु में ही उनका विवाह कर देना। इसका अर्थ यह हुआ कि दलित व आदिवासी पृष्ठभूमि की लड़कियों के स्कूल में रहने की संभावना कम रहती है। वर्ष 2011 की जनगणना में यह भी पता चलता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति लड़कियों की अपेक्षा मुस्लिम लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा पूरी करने की संभावना और भी कम रहती है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति SC ST का तो संख्या ठीक है, कम है, मुस्लिम का तो और बड़ा गर्क है। मुस्लिम लड़कियां स्कूल में लगभग 3 वर्ष रह पाती है, जबकि अन्य समुदाय की लड़कियां 4 वर्ष का समय बिताती है। अब बहुत ज़्यादा सुधर गया है, ये बहुत पुराना आंकड़ा है। ठीक है, दलित, आदिवासी और मुस्लिम वर्ग के बच्चों के स्कूल छोड़ देने के कारण अनेक कारण हैं। क्या रीज़न है? देश के अनेक भागों में, विशेषकर ग्रामीण और गरीब क्षेत्रों में नियमित रूप से पढ़ाने के लिए ना उचित स्कूल है और ना ही शिक्षक है। यदि विद्यालय घर के पास ना हो तो लाने ले जाने में क्या होता है दिक्कत होता है। के लिए साधन जैसे बस और वैन की भी सुविधा नहीं है। ना तो अभिभावक लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना चाहते। कुछ परिवार अत्यंत निर्धन होते हैं। बहुत रीज़न है, गरीबी भी है, सबसे बड़ा रीज़न तो गरीबी है। और अपने सब बच्चों को पढ़ाने का खर्चा नहीं उठा पाता। अब तो फ्री हो गया है, पैसे वगैरह मिलने लगे हैं, तो अब तो गार्जियन को कोई बर्डन ही नहीं रहता है माथा पे। ऐसी स्थिति में लड़कों को प्राथमिकता मिल सकती है। बहुत से बच्चे इसीलिए भी स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि उनके साथ उनके शिक्षक और सहपाठी भेदभाव करते हैं, जैसा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ हुआ था। ठीक है, इसीलिए छोड़ देते हैं। 2014 में एक योजना शुरू हुआ है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटा को क्या करो, भाड़ में दो। ठीक, योजना ये नहीं होना चाहिए। योजना ये होना चाहिए कि बच्चों को पढ़ाओ और बच्चों को बचाओ। क्या कीजिएगा, बेटी को बचा लीजिएगा, पुरुष को बेच दीजिएगा? नहीं ना। तो ये स्लोगन इसीलिए दिया गया है कि लोग बेटी को मार देते हैं, बेटी की संख्या कम है, महिलाओं की संख्या कम है, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये ठीक है, लेकिन पुरुष को भी बचाना है आपको, पुरुष को बर्बाद नहीं कर देना है। ठीक है, अब देखिए महिला आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं। क्या है महिला आंदोलन? अब महिलाएं और लड़कियों को पढ़ने का और स्कूल जाने का अधिकार है। ठीक है, अन्य क्षेत्र भी जैसे कानूनी सुधार, हिंसा और स्वास्थ्य, जहां लड़कियों और महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है, ये परिवर्तन अपने आप में नहीं आया है। ऐसा नहीं कि ये खुद ब खुद हो गया। औरत ने व्यक्तिगत स्तर पर और आपस में मिलकर इन परिवर्तनों के लिए क्या किया, संघर्ष किया। इन संघर्षों को महिला आंदोलन कहा जाता है। ठीक, महिला के इन संघर्ष को क्या बोला जाता है, महिला आंदोलन। देश के विभिन्न भागों से कई औरतों और कई महिला संगठन इस आंदोलन के हिस्से हैं। कई पुरुष भी महिला आंदोलन का समर्थन करते हैं। इस आंदोलन से जुड़े लोगों की मेहनत, निष्ठा और उनकी विशेषताएं ऐसे एक बहुत ही जीवंत आंदोलन बनाती है। इसमें चेतना जागृत करने, भेदभाव का मुकाबला करने और न्याय हासिल करने के लिए भिन्न भिन्न राजनीतियों का उपयोग किया गया है। इनकी कुछ झलकियां आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, मतलब महिला लोग जो आंदोलन करती है उसको महिला आंदोलन का नाम दे दिया गया। ठीक है, विभिन्न अभियान भी आप देखे होंगे कि किस प्रकार अभियान चलता है। चलिए इसको समाप्त ही कर देंगे। अभियान किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? अभियान के बारे में। भेदभाव और हिंसा के विरोध में अभियान चलाया जाता है। ठीक है, महिला आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अभियान के फलस्वरूप नए कानून भी बने। 2006 में एक कानून बना जिसमें घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा को भोग रही औरतों को कानूनी सुरक्षा दी जाएगी। ठीक है, बहुत सी महिलाओं को क्या होता है, घर में घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है, जिससे उनके पति शराब पी कर आते हैं, उनको बढ़िया से सेवा सत्कार के जगह पे उनके साथ मारपीट करते हैं या हिंसा करते हैं। एक तो औरत दिन भर काम भी करती है, ऊपर से शारीरिक और मानसिक तरह से उनको प्रताड़ित भी किया जाता है। इस तरह का कृत्य नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है, इसलिए तो कानून बना है। ठीक है, लेकिन महिला पति मोह में क्या होती है, विवश हो जाती है। इसी तरह महिला आंदोलन के अभियानों के कारण 1997 में ये 1997 का बात हो रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय, देखिए सर्वोच्च न्यायालय याद रखिएगा आर्टिकल 124 में है। भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, यह बात 124 कहता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? दिल्ली में है। ठीक है, अनुच्छेद भी याद करते चले जाएंगे, जहाँ जहाँ कुछ आएगा हम आपको खुद बताते चले जाएंगे। 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य के स्थान पर और शैक्षणिक स्थान पर, ठीक जहाँ पे महिला कार्य करने जाती है या पढ़ने जाती है, के साथ होने वाली यौन प्रताड़ना, ठीक है, उनके साथ जो गलत ढंग से
व्यवहार किया जाता है, उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या करेगी, दिशा निर्देश देगी। ठीक है, यह 1997 में ही लागू कर दिया गया है। एक और उदाहरण देखिए, 1980 के दशक में देश भर के महिला संगठनों ने दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज़ उठाई। ठीक है, सबसे बड़ा यह है कि दहेज हत्या, दहेज के लिए किसी को मारना, नवविवाहित युवतियों को उनके पति और ससुराल के लोगों द्वारा दहेज के लालच में मौत के घाट उतार दिया जाता है। महिला संगठनों ने इस बात की कड़ी आलोचना करी कि कानून अपराधियों का कुछ नहीं कर पा रही है। इस मुद्दे पर महिलाएं सड़क पर निकल आई, उन्होंने अदालत के दरवाजे खटखटाए और आपस में अनुभव व जानकारियों का आदान प्रदान किया। अंततः यह समाज का एक बड़ा सार्वजनिक मुद्दा बन गया और अखबारों में छाने लगा। दहेज से संबंधित कानून का बदला गया ताकि दहेज मांगने वाले परिवार को दंडित किया जा सके। ठीक है, देखिए यह तो महिला की बात हो गई कि महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है, ये किया जाता है, वो किया जाता है। इसमें क्या होता है ना कि जैसे मान लीजिए आप रात में बाइक से कहीं जा रहे हैं, ठीक है, और रोड पर कोई बीमार गिरा हुआ है, आप उसको उठाकर जैसे हॉस्पिटल पहुंचाने लगे, वो गाड़ी आपका लूट लिया, आपका मोबाइल छीन लिया, आपका पैसा छीन लिया। इसका मतलब ये नहीं है कि अब जितने भी लोग बीमार हैं वो सब चोर हैं, इसका मतलब ये नहीं है। ठीक है, तो होता क्या है कि किसी एक व्यक्ति के गलत होने से सही व्यक्ति को भी गलत नज़र से ही देखा जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये चीज़ें गलत लिखा हुआ है, ये बिल्कुल 100% सही है। लेकिन अमूमन अब केस में क्या देखा जाता है कि महिलाएं भी पुरुष पर इस दहेज प्रथा का नाम लेकर क्या करती है, अत्याचार करती है। और पुरुष वर्ग क्या होता है, इस अत्याचार को सहता है, क्योंकि पुरुष को सुनने वाला कोई नहीं है। भीड़ में मार्केट में आप जा रहे हैं, ट्रेन पर जा रहे हैं, बस पे जा रहे हैं, अगर कोई औरत आप पे एक हाथ उठा देगी तो सब हाथ आप पे बरसा देगा, सब गलती आपका हो जाएगा। आप किए हैं नहीं किए उससे कोई लेना देना नहीं है, सब अपना हाथ साफ कर लेगा। लेकिन अगर कोई महिला गलती की है तो आप उसको बोलिएगा तो लोग आप ही को बुड़बक बनाएगा। ठीक है, तो यह मानसिकता हो गई है। तो महिला आयोग बनाए तो पुरुष आयोग भी बनना चाहिए, जल्द ही बन जाएगा। ये सत्यरानी महिला के बारे में है, जो कि उनके वाइफ का उनकी बेटी के बारे में दिया हुआ है कि कैसे दहेज प्रथा के कारण उनको मार दिया जाता है। ठीक है, जागरूकता बढ़ाना, औरतों के अधिकारों के संबंध में समाज में जागरूकता बढ़ाना भी महिला आंदोलन का एक प्रमुख कार्य है। जैसे जागरूकता कैसे बढ़ेगा, नुक्कड़ नाटक करके, गीत गाकर, जनसभा पहुंचा के, अब तो रील्स बनाकर भी कर सकते हैं। विरोध करना, जब महिलाओं के हितों का उल्लंघन होता है, जैसे किसी कानून अथवा नीति द्वारा महिला आंदोलन ऐसे उल्लंघन के खिलाफ आवाज़ उठाता है, लोगों का ध्यान खींचने के लिए क्या करता है, रैलियां, प्रदर्शन आदि और सरकारक तरीके से अपनाता है। ठीक है, ये महिला आंदोलन कर रही है। बंधुत्व व्यक्त करना, ठीक है, हर साल 14 अगस्त को बाघा में भारत पाकिस्तान की सीमा पर हजारों लोग इकट्ठा होते हैं। यह बॉर्डर है भारत पाकिस्तान का, ये वहाँ पे जो बाघा बॉर्डर है, 14 अगस्त को क्या होता है, इकट्ठा होते हैं, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। ऊपर की तस्वीरों में भारत और पाकिस्तान के लोगों के बीच बंधुत्व प्रदर्शित करते हुए औरतें जलती हुई मोमबत्तियाँ उठा लेती है। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान के साथ आप कितना भी प्रेम दिखा लीजिए, ठीक है, वो अपना चाल खेलेगा ही। न्याय के अन्य मुद्दे व औरतों के साथ बंधुत्व व्यक्त करना भी महिला आंदोलन का क्या है, एक हिस्सा है। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, याद रखिएगा। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। VVI है, एकदम इसको याद रखना है। ठीक है, पढ़ते पढ़ते ही आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, 8 मार्च को क्या मनाया जाता है 8 मार्च को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। क्लियर है, चलिए, तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है और उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया होगा। ये रूढ़िवादी धारणा क्या होता है, जो आपके बाबा, पिताजी, आप, आपके बच्चे सब करते जा रहे हैं, ये क्या है, रूढ़िवादिता है। मतलब अगर कोई लड़की है तो उसको गुड़िया ला कर देंगे, यह क्या है, रूढ़िवादिता है। ठीक है, लड़की जोर से नहीं हंस सकती, ये क्या है, रूढ़िवादिता है। भेदभाव क्या है, वही भेदभाव है। ठीक है, पुरुष और महिला में जो व्यक्त किया जाता है उल्लंघन, जब किसी कानून का क्या किया जाता नहीं माना जाता है। यौन प्रताड़ना, औरत के विरुद्ध यौन से जुड़ी शारीरिक और मौखिक हरकतें करने से है। ठीक है, किसी भी महिला को आप सेक्सुअल हरासमेंट, इसका मतलब वो है सेक्सुअल हरासमेंट किया जाता है जो, ठीक है, गलत तरीके से उनको टच किया जाता है। तो उम्मीद है आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आ रही होगी। और आप इस चैनल पर नए हैं तो क्या कीजिए, चैनल को एकदम सब्सक्राइब कीजिए और ऑल पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, जिससे घंटी बजते रहेगा। और लाइक कीजिए, और किसी तरह का दिक्कत है तो कमेंट करके बताइए और अपने दोस्तों तक रीच को पहुंचाइए। ठीक है, सब्सक्राइबर बढ़ाइए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और हम लोग बात करेंगे इकाई 4 की, और हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 6 में संचार माध्यमों को समझना। ठीक है,
किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? संचार माध्यमों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद दोस्त।